नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव कार्यों में जुटी तीनों सेनाएं। 43,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही शुरू। दिल्ली में सरकार गठन पर असमंजस। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 4 हफ्ते का वक्त। 218 कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। आरोपियों से मुलाकात पर सीबीआई निदेशक से जवाब तलब। 16 सितंबर को भारत दौरे पर आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। गुजरात से होगी दौरे की शुरुआत। सीमा विवाद का निकल सकता है कोई ठोस हल। और पाकिस्तान में सरकार और विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच जगी सुलह की उम्मीद। अपनी मांगों पर नरम पड़े इमरान खान। और आइए देखते हैं इस बुलेटिन की पहली खबर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में सरकार गठन को लेकर। दिल्ली में सरकार बनाने पर असमंजस अभी भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीजेपी से जुड़ा आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड लेने से इनकार भी कर दिया। आम आदमी पार्टी कल उपराज्यपाल नजीब जंग को इस स्टिंग की रॉ फुटेज सौंपेगी और उनसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दोबारा चिट्ठी लिखने की गुजारिश भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, जिसका जवाब फिलहाल नहीं आया है। उपराज्यपाल के वकील ने कहा कि अभी इस बारे में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती कि राष्ट्रपति की तरफ से जवाब आने में कितना समय और लगेगा। सरकार ने कोर्ट से राष्ट्रपति के जवाब आने और फैसला लेने के लिए 1 माह का समय मांगा, जिसे अदालत ने मान लिया। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार को चेताते हुए कहा कि आप फैसला लें, सरकार बन सकती है तो बनाएं, नहीं तो चुनाव करवाएं, ताकि जनता को प्रतिनिधित्व के बिना ना रहना पड़े। दिल्ली में सरकार गठन पर अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें रिकमेंड किया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसको इनवाइट किया जाए सरकार बनाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट उन स्टेप से सेटिस्फाइड था और कोर्ट ने 10 अक्टूबर को इसको लगाया है और उम्मीद की है कि उसके पहले स्थिति रिजॉल्व हो जाएगी। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। केजरीवाल चाहते थे कि कोर्ट बीजेपी नेता डागर के स्टिंग को रिकॉर्ड में ले और उस पर सुनवाई करे, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वे बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी के 7 एमपी हैं, बीजेपी की हवा है, बीजेपी के सारे काउंसलर हैं। फिर बीजेपी को चुनाव कराने में क्या डर लग रहा है? चुनाव कराएं तभी तो तय होगा कि कौन रूलिंग है और कौन अपोजिशन है। अभी तो तय नहीं हो सकता। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल हमेशा संवैधानिक तरीकों को ताक पर रखते रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर उपराज्यपाल के बुलाने पर कोई फैसला लिया जाएगा। ये बार बार शब्दों को घुमाना और नैतिकता की दुहाई देना और पीछे के दरवाजे से जाकर के लगातार सत्ता के लिए भागना, ये उनका दोहरा चरित्र दिखाता है। दिसंबर 2013 के चुनावी नतीजों के बाद बाहरी समर्थन दे रही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अपना घर बचाने की नसीहत दी, तो निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने केजरीवाल पर झूठा स्टिंग करने का आरोप लगाया। अच्छा होगा अगर वो अपने पार्टी के एमएलए को टच में रखे जिनके टूटने का सबसे ज्यादा खतरा है। तो आम आदमी पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, उनको कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब 27 विधायक होते हुए आपको मौका मिल सकता है सरकार बनाने का, जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी, तो एलजी साहब का तो ये अधिकार बनता है कि एक बार उनको मौका जरूर दिया जाए। जानकारों का मानना है कि 1 महीने में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। इससे बढ़कर ये मामला उपराज्यपाल के अधिकार, राज्यों में सरकार गठन में केंद्र की भूमिका और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को भी परिभाषित करेगा। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी मौजूद हैं। नीरजा जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बीजेपी को
4 हफ्ते और वक्त मिल गए हैं, बीजेपी के लिए राहत की बात है, कुछ हम ये कह सकते हैं आज? कुछ समय और मिला है एक्सप्लोर करने के लिए कि सरकार बन सकती है या नहीं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी और टाइम मिला है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर आरोप तो बहुत लग रहे हैं कि वो उनका बायस है, आम आदमी पार्टी लगा रही है, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो उनकी तरह है वो एंड तक एक्सप्लोर करेगा कि सरकार बन सकती है नहीं, अगर नहीं बन सकती तो चुनाव में जाना ही है, लेकिन ये एफर्ट तो जारी रहना चाहिए। हालांकि लेकिन एक्सप्लोर करने का आधार क्या है? सवाल तो ये है ना, बीजेपी के 3 विधायक जो एमपी बन गए, उसके अलावा उसके पास पहले से ही भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी लेकिन पर्याप्त विधायक नहीं थे, तो फिर ये जो अभी ऑप्शन दिया जा रहा है बीजेपी को, इसका आधार क्या है? देखिए, वही सवाल उठता है कि नंबर 1 कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो जिसकी मेजॉरिटी नहीं है उसको क्या आप इनवाइट करेंगे? और नजीब जंग साहब ने प्रणब मुखर्जी साहब से पूछा, प्रेसिडेंट से, कि क्या ये सही रहेगा? नंबर 1। नंबर 2, उनको अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि सरकार बना सकती है बीजेपी, और लेकिन वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे जबकि अभी तक बीजेपी ने कुछ ऐसा पत्ता नहीं खोला है कि कहाँ से हमारे एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हैं। 27 हो गए हैं वो, 27 उनके अपने 2 अकाली दल हैं। अगर मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट है वो भी उनके साथ चला जाता है, मान लीजिए एक जो बिनी है आम आदमी पार्टी से निकले हैं वो भी चले जाते हैं, तो भी कुल मिला के 31 होती है। 3 की कमी फिर भी रहेगी 67 के हाउस में। तो वो 3 कहाँ से आएंगे? वो आने पड़ेंगे, और जेडीयू के जो एमएलए उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं टूटना पड़ेगा या तो आम आदमी पार्टी को और या तो कांग्रेस को। आप जो मर्जी तरीका, आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, वो उन्होंने तो स्टिंग ऑपरेशन करके कहा है कि हमारे एमएलए को 4 करोड़ ऑफर किया बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने। अब वो सही है, ऑथेंटिक है, नहीं, वो सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस भी नहीं लिया उसका, तो क्या कहेंगे? उन्होंने नहीं लिया है, चाहे सही है या नहीं है, शक तो बढ़ जाएगा अगर बीजेपी ऐसी स्थिति में बनाती है सरकार। अब तरीके क्या हैं? एक तो सीक्रेट बैलेट की बात हो रही है। नहीं, लेकिन इससे पहले मैं वो सवाल कहूं कि शक तो बढ़ जाएगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया। बीजेपी अपने आप को शुचिता, स्वच्छता वाली पार्टी, छवि वाली, मैंने बेहतर छवि वाली पार्टी बनाने और दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे में अगर बीजेपी किसी भी तरीके से सरकार बना भी लेती है, चाहे वो सीक्रेट बैलेट के जरिए हो या किसी भी तरीके से हो, तो भी क्या जो जनता के बीच में उसकी इमेज है सुचिता की, जिसका वो दावा करती है, उसको ठेस पहुंचेगी? बिल्कुल ठेस पहुंचेगी, धक्का लगेगा, चाहे उन्होंने कोई भी खरीद फरोख्त नहीं की हो। पर क्योंकि इतनी बुरी तरह ये फंसा हुआ है मामला, और मैं तो कहूँगी इतना हॉरिबली हंग हाउस मैंने नहीं देखा है, जो कि आप मतलब वॉलंटरली भी अगर आप कोई करते हैं, मान लो 2/3 एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कांग्रेस के लोग टूट जाते हैं, तो भी लोगों में सवाल होगा कि कैसे हुआ। और आम आदमी पार्टी के तो 27 हैं, उसमें से टूटना तो 2/3 का बड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो अगर सीक्रेट बैलेट भी होता है, लोगों में शक होगा कि लोगों ने वोट किया, मान लो 34 आपके आ भी जाते हैं, तो क्यों किया, क्या कंसिडरेशंस थे, पैसा दिया गया, क्या प्रॉमिस किया गया, ये सवाल तो उठने ही वाले हैं। तो ऐसी स्थिति तो कैच 22 सिचुएशन में फंस गई है बीजेपी कैच 22 में है कि ब्रॉडर इमेज का मामला है, क्योंकि अगर थोड़ा भी वो इमेज में ठेस लग गई तो ऐसी स्थिति में, जबकि नरेंद्र मोदी यूं एकदम अपवर्ड उसमें है, तो हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। एक बार ठेस लगती है तो फिर सिचुएशंस में डिटोरिएट होने लगते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन वो मामला नहीं रह जाता है। और स्टेट के चुनावों में तो वो रहा नहीं, जो कि लोकसभा में हमने देखा था, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं। तो बीजेपी को भी फूक फूक के कदम लेना होगा। पर ये तो राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने बात की, लेकिन जनता के लिहाज से बेहतर क्या विकल्प है आपकी? मुझे लगता है सबसे साफ सुथरा विकल्प है चुनाव कराना। हालांकि लोग कहते हैं इतना पैसा लग जाएगा, पर आप अपनी ऐसी सिचुएशन में नया मैंडेट लेना, क्लीन मैंडेट लेना, और अपने लोकतंत्र को आप पैसे से नहीं तोलते हैं। ये कहना कि मतलब ये खिचपिच वाली एक स्थिति रहना और कितनी देर चलेगी, इससे बेहतर होगा कि आप साफ सुथरा चुनाव कराइए। और मतलब आपको अभी भी भरोसा नहीं है कि अगर मान लीजिए बीजेपी को मौका दे ही दिया गया और बीजेपी ने सरकार बनाने की पहल कर भी दी, उसने अपना मैंडेट जुटा भी लिया 34 विधायकों का या अपेक्षित विधायकों का, तो भी जो सरकार बनेगी वो मेस में रहेगी, आपको ये आशंका है? हाँ, अनलेस 10, 12, 15 को तोड़ लिया, जैसे मैंने कहा कि 2/3 2/3
आम आदमी पार्टी के स्विंग कर जाएं बीजेपी की तरफ, वो दूसरी चीज़ होगी। और यहाँ भी कांग्रेस के अंदर भी 5 MLAs मुस्लिम्स हैं, और बीजेपी की सरकार बनाने के बाद जो एक नरेंद्र मोदी ने इंक्लूसिव मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ है, जिससे माइनॉरिटीज़ में एक खलबलाहट सी है, कुछ अनहैप्पीनेस है, तो उससे भी सिचुएशन आसान नहीं होती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है साफ रास्ता यही कि दोबारा चुनाव। एक बहुत ही शॉर्ट में जवाब मैं चाहूँगी, बीजेपी के लिए ये अच्छा नहीं होता कि वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देती, 7 लोकसभा सीटें दिल्ली से उसने जीती है, क्या ये बेहतर विकल्प नहीं था? वही समझ में नहीं आ रहा क्यों भी बीजेपी में हिचकिचाहट है जी चुनाव में दोबारा जाने की। उनको तो बड़े विलिंगली जाना चाहिए क्योंकि इतना शानदार प्रदर्शन था उनका लोकसभा चुनाव में, लेकिन कई लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी भी उसकी पकड़ है। मध्यवर्गीय लोगों से तो एक निराशा उनमें आ गई है आपके प्रति, लेकिन बस्तियों में माइनॉरिटीज में अभी भी काफी मजबूत है उसकी पकड़। जी, तो कुल मिलाकर अभी भी स्थिति असमंजस में ही है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या पोजीशन है और क्या उनके सामने विकल्प है, ये हमने चर्चा की। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और स्थिति साफ होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अभी 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 218 कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत पहले ही इन आवंटनों को अवैध ठहरा चुकी है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से इन आवंटनों को रद्द करने पर सहमति जताई है। उच्चतम न्यायालय पहले ही 218 कोल ब्लॉक आवंटनों को गैर कानूनी घोषित कर चुका है। केंद्र सरकार ने भी कोल ब्लॉकों को रद्द करने पर सहमति जता दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि उन 46 कोयला ब्लॉकों पर विचार किया जाना चाहिए जिनका परिचालन या तो हो रहा है या जल्दी ही शुरू होने वाला है। कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया है। हमें पूरा विश्वास है कि सारे के सारे कोल ब्लॉक अलॉटमेंट कैंसिल किए जाएंगे और उसके बाद उन्हें ऑक्शन के द्वारा पुनः अलॉटमेंट किया जाएगा। दरअसल जिन 218 कोल माइंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले का इंतजार है, उसमें से 40 खानों में कोयला खुदाई का काम जारी है और 6 में जल्द खनन शुरू होने वाला है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 तक की कोल माइंस के आवंटन को गैर कानूनी बताया था। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कोयला ब्लॉक आवंटन में धांधली से सरकार को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इससे पहले कोयला ब्लॉकों की आवंटी कंपनियों ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि उन्हें सुने बगैर आवंटन रद्द नहीं किया जाना चाहिए। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा पर आरोप लगा है कि कोल ब्लॉक आवंटन के मामले के आरोपियों से उन्होंने मुलाकात की थी। इसी से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रंजीत सिन्हा से 19 सितंबर तक सफाई देने के लिए वक्त दिया है। याचिका में सीबीआई निदेशक के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग भी की गई। विजिटर डायरी मामले में विवादों में आए सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 2G स्पेक्ट्रम मामले में जवाब तलब किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा से कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में 19 सितंबर तक जवाब मांगा है। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने याचिका में सीबीआई निदेशक को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से अलग रखने की अपील की थी। याचिका में सीबीआई निदेशक के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग भी की गई है। रंजीत सिन्हा पर यह आरोप लगाया गया कि कोयला ब्लॉक आवंटन में कई आरोपियों ने उनसे मुलाकात की थी, जिसकी जानकारी विजिटर डायरी में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने सोमवार को ही 2G घोटाले मामले में सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से सोमवार तक सफाई पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में कमी आने से राहत और बचाव के काम में तेजी आई है। अब तक 43,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हवाई मदद के साथ श्रीनगर लेह हाईवे के रास्ते मदद पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बचाए गए लोगों की सूची जारी करने के लिए कहा है। बाढ़ और भूस्खलन से प्रदेश में अब तक 200 लोगों की मौत की खबरें हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी कम हो रहा है, लेकिन हालात अब भी भयावह है। करीब करीब पूरा श्रीनगर झील में तब्दील है और डल झील का स्तर बढ़ रहा है। पुलवामा, पुंछ, राजौरी और श्रीनगर समेत दक्षिणी कश्मीर के हजारों लोग
अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं। 6 दशक में आई सबसे भीषण बाढ़ से जम्मू कश्मीर में भारी तबाही हुई है। फिक्स्ड विंग में वी हैव डिप्लॉयड द C-17, C-130, IL-76 और AN-32 जहाज, और ये जहाज पूरा इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं और सामान ले जा रहे हैं। छत के ऊपर फंसे हुए हैं, टॉप फ्लोर में जो फंसे हुए हैं लोगों को हम जहाज और रस्सी में विंच के दौरान हम उनको उतार के लेके आए हैं। तीनों सेना के हजारों जवान राहत और बचाव में रात दिन जुटे हैं। सेना और NDRF की 250 से ज्यादा नावें फंसे हुए लोगों को निकाल रही हैं। श्रीनगर से 12 से ज्यादा विदेशियों को भी सुरक्षित बचाया गया है। कश्मीर घाटी में अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। साथ ही बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री, खाने के पैकेट और पानी पहुंचाया जा रहा है। वायुसेना के 61 विमान और हेलीकॉप्टर लगातार पीड़ित इलाकों में मदद पहुंचाने में लगे हैं। बाढ़ के बाद महामारी फैलने के खतरे को देखते हुए 85 मीट्रिक टन दवाएं पहुंचाई गई हैं। सेना की 80 से ज्यादा मेडिकल टीम लोगों की मदद कर रही है। बाढ़ और भूस्खलन से जरूरी सेवाओं के बंद होने से राहत और बचाव में दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बाधित होने से करीब 1,500 ट्रक राहत सामग्री पीड़ित इलाकों में नहीं पहुंचा पा रहे। जम्मू से घाटी को जोड़ने वाले एकमात्र रास्ते जम्मू श्रीनगर हाईवे की मरम्मत भी जारी है। श्रीनगर लेह हाईवे के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। अब यातायात और संचार व्यवस्था बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है। Situation in the valley is critical because of the submergence in the telephone exchanges. Not only BSNL but most of the private channels have also been forced to shut their operations. But we are trying our best to restore it. We are in coordination with the Cabinet Secretary. This morning I sent 2 senior officers of the Communication Department to Srinagar to ensure that some alternative mechanism can be found out. इस बीच झेलम, चनाब और तावी नदियों का जल स्तर घट रहा है, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी 400 से ज्यादा गांव में भरा हुआ है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने बाढ़ पीड़ित इलाकों में नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कई राज्यों ने इस आपदा से निपटने के लिए मदद का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और श्रीनगर से हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव, सबसे पहले ये बताइए आप किस स्थिति में हैं, और दूसरा ये कि कितने लोग अभी इस तरह से बाढ़ के हालात में फंसे हुए अलग अलग इलाकों में हैं? जी देखिए, जो हमने रिपोर्ट देखी और जो यहाँ के वास्तविक हालात है वो इतने भयानक हैं कि उसको यहाँ पहुंचे बिना समझना और उसको बयान करना मुमकिन नहीं होता। इतने यहाँ पर लाखों ऐसे लोग हैं जो कि तमाम कोशिशों के बाद, राहत के तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार की तरफ से जो अब भी इस स्थिति में है कि उनके पास खाने को राशन नहीं है, उनके पास रहने को जगह नहीं है। फुटपाथों पर हजारों लोग फुटपाथों पर रात बिता रहे हैं, और वो भी उस जगह पर जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर है और जहां पर पानी का भराव नहीं हुआ था। तो जो भी बचाव कर रहे हैं, बचाव दल है, वो उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करके खासतौर पर श्रीनगर में जितने भी लोग हैं उनको एयरपोर्ट वाले इलाके में उनके लिए रिलीफ कैंप लगाया गया है। लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो वहां फुटपाथ पर रात बिता रहे हैं। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत आ रही है वो ये है कि बिजली और पानी दोनों ही की सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई है। जब हम कल यहाँ पर पहुंचे तो हमें भी यही स्थिति का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कोई भी ऐसी इमारत नहीं थी, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर कि कहीं रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आई। साथ ही साथ पानी की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद हो गई। तो ये जो 2 सबसे बुनियादी जरूरतें हैं, अगर हम भोजन की बात करें और बिजली और पानी की बात करें, तीनों ही बुनियादी जरूरतें यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ जो नेटवर्क है, जो यहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क हो, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हालांकि अब BSNL की जो सेवाएं हैं वो रिस्टोर की गई है, लेकिन इसके अलावा जो निजी ऑपरेटर है उनके फोन अभी भी काम नहीं कर रहे जी। और BSNL की सेवा के थ्रू ही हम आपसे बात भी कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि इस सेवा के जरिए कुछ मदद जरूर मिलेगी राहत के और बचाव के काम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणव, हमसे बातचीत करने के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। जम्मू कश्मीर में बीते 60 सालों की सबसे भयानक बाढ़ के बीच अब बात देश के दूसरे हिस्सों में बाढ़ के बिगड़ते हालात की। जम्मू कश्मीर के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य भारत के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाने से निचले इलाके के कई गांवों में पानी भर गया है। सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। भद्राचलम और धौलेश्वर में गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 10 लाख क्यूसेक पानी समुद्र में छोड़ा गया है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़क परिवहन बुरी तरह बाधित हुआ है। नतीजतन जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में लोग अपना घर बार छोड़कर अस्थायी शरण लेने को मजबूर हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात मध्य भारत में भी हैं, जहां लौटता मानसून कहर बरपा रहा है। इंदौर, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ओडिशा और राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर है और इस सिलसिले में लोकसभा के महासचिव से व्यवहारिक रास्ता सुझाने के लिए भी कहा गया है। संवैधानिक पदों, खासकर सूचना आयुक्त, लोकपाल और CVC में नियुक्ति के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष का प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी है। We had this problem. We sought the opinion of the Secretariat of the Lok Sabha. What should be the ideal way of proceeding ahead in this matter? And I think soon we'll have a conclusive opinion about it. I don't wish to speculate. शारदा चिटफंड मामले की 1 साल से अधिक की जांच के बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी SFIO ने अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। SFIO कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एजेंसी है। मंत्रालय रिपोर्ट के अध्ययन के बाद फर्जी निवेश स्कीमों के मामलों में मुकदमे की कार्रवाई जल्द शुरू कर सकती है। CBI ने पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP रजत मजूमदार को करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। मजूमदार पर शारदा ग्रुप से जुड़े होने का आरोप लगा है। CBI ने घोटाले में शारदा ग्रुप के खिलाफ 4 FIR दर्ज की है। मजूमदार को CBI ने आज तीसरी बार पूछताछ के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक दफ्तर में तलब किया था। बाद में CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता आसिफ खान और सांसद अहमद खान से भी पूछताछ की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुधवार को अफगानिस्तान का दौरा करेंगी और इस दौरान वो अफगानिस्तान में भारत की ओर से चलाई जा रही परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगी। विदेश मंत्री अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगी। अफगानिस्तान नाटो सैनिकों की वापसी की तारीख करीब आने से भारत से रक्षा और सुरक्षा सहायता बढ़ाने की मांग कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद जारी रखने की बात भी दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को लेकर भारत अपने रुख पर कायम है। इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बात होनी है। भारत ने मौजूदा मसौदे पर निराशा जताते हुए इस मुद्दे पर स्पष्ट रोड मैप की उम्मीद जताई है। 16 सितंबर से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सत्र के दौरान इस पर बात करने का फैसला किया है। हालांकि भारत ने इस बात पर निराशा जताई है कि इससे जुड़ा मसौदा पिछले साल मंजूर किए गए मसौदे से अलग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने रविवार को कहा कि वे बहुत ज्यादा आशावादी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मसौदे से जुड़ी रुकावटें दूर कर ली जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को महासभा को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को वीटो पावर भी हासिल होता है। सुरक्षा परिषद में 15 में से 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। भारत लंबे अरसे से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
पाकिस्तान में महीने भर से जारी राजनीतिक संकट के हल की उम्मीद जगी है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान की लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है। पीटीआई की मुख्य मांग प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की रही है। पाकिस्तान के अखबार द नेशन के मुताबिक इमरान खान की पार्टी ने इस मांग से पीछे हटने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इसके तहत एक अध्यादेश के जरिए संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि चुनावों में हुई गड़बड़ी की जाँच करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने का कार्यक्रम तय हो गया है। 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में ओबामा और मोदी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच सामरिक साझेदारी बढ़ाने, आर्थिक विकास को गति देने और सुरक्षा सहयोग के मसले पर चर्चा होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 2 दिन मुलाकात होगी। ओबामा मोदी के साथ मिलकर भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी से जुड़े वादे पूरा करना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों के साथ दुनिया को फायदा पहुंचे। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने के लिए परस्पर हितों के कई मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इनमें आर्थिक विकास को गति देने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा शामिल है। दोनों के बीच अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के मौजूदा हालात समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को उत्सुक हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सालाना सत्र में भी हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे की शुरुआत गुजरात से होगी। 16 सितंबर को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शी जिनपिंग की अगवानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 17 सितंबर को चीन और गुजरात के बीच 2 समझौते हो सकते हैं। चीन दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग सीमा विवाद का मिलकर हल भी निकालेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। तो हमें दीजिए इजाजत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।